दिस इज़ नीरज शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीरज एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन करेंगे। ये 30 क्वेश्चन लीक से हटकर है, अर्थात जो फिक्स पैटर्न होता था उससे उसके तहत नहीं है, जिसमें कि हाथी भाग जानवर से सवाल पूछा जाता था या फिर कन्ना मलेश्वरी। एक फिक्स पैटर्न जो चलता था सीटेट का, उससे थोड़ा हटकर है। इसीलिए मैंने इस सेट को लिया है और इसमें आपको कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? मित्रों, वायु में प्रदूषण मुख्यतः भस्मीकरण से फैलता है। लेकिन भस्मीकरण में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में ठोस अपशिष्ट जो होता है उसको जलाते हैं। अब जलाने पे जाहिर सी बात है CO2 तो निकलेगा ही, इससे वायु प्रदूषण होगा। इसलिए ऑप्शन चौथा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होता है। मित्रों, वह स्थान जो बाढ़ से प्रभावित है स्थानीय लोगों में क्या होगा, वो स्थानांतरण का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में एक जगह ये चित्र के रूप में दिया हुआ है जहाँ बाढ़ आने से क्या है कि वहाँ लोग रह नहीं पाते, वहाँ नहीं रहेंगे तो कहीं और तो जाएंगे ही, वो बसेंगे। इससे क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ठीक है, इसी को क्लाइमेट रिफ्यूजी भी कहते हैं कि एक जगह से हटकर दूसरे जगह जाते हैं, उसे क्लाइमेट रिफ्यूजी भी कहा जाता है। तो ये क्या होगा, स्थानीय लोगों में स्थानांतरण का कारण बनेगा बाढ़। अगला क्वेश्चन है, टेपियोका का दूसरा नाम है। तो ये फैक्ट है, टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा है, यानी कि ऑप्शन 2। अगला सवाल, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था मित्रों, यही दो क्वेश्चन है जो इसमें फैक्चुअल है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? लिंगहुफेन, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? मीट को काटने और खाने के काम आती है। मित्रों, ये हुक जैसी चोंच होगा। हुक जैसी चोंच किन पक्षियों में होता है? ईगल, वल्चर, जो बड़े प्रजाति होते हैं पक्षियों के, और जो मीट को काट के खाते हैं उसी में होता है, जैसे कि ईगल और वल्चर। तो कैसा होगा, हुक जैसी चोंच से वो मीट को काटते और खाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? मित्रों, आप लोग जानते हैं शीघ्रता से भेलपुरी तैयार होता है। महाराष्ट्र, मुंबई में काफ़ी फेमस है। हालांकि ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे भारत में ही ये फेमस है। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। इसमें मुख्यतः पट्टचित्र कला में क्या दिखाया जाता है, हिंदू माइथोलॉजी, जिसमें भगवान जगन्नाथ और सभी हिंदू देवी देवताओं को का जो चित्र बनाया जाता है। अगला सवाल है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो विटामिन सी यानी कि एक चीज़ तो ध्यान में आ ही रहा होगा कि यानी खट्टे चीज़ की बात कर रहा है, तो काली मिर्च तो कतई नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, नींबू सही है, स्ट्रॉबेरी ये भी सही है, ब्रोकली, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन चौथा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? झूम खेती हम लोग जानते हैं मित्रों, ये उत्तर पूर्व में सामान्य बात है। और उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? मिजोरम, इसलिए उड़ीसा ईस्टर्न भारत, बिहार ये भी ईस्टर्न इंडिया, उत्तराखंड नॉर्दर्न, यानी कि एक ही दिख रहा है मिजोरम, इसलिए मिजोरम सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है, यानी कि फसल काटने वाले पर्व जो दक्षिण भारत में, कहाँ है? दक्षिण भारत में फेमस है, इनमें से उनको चुनना है। तो हम लोग जानते हैं मित्रों, बिहू जो है ये कहाँ का है? असम का है, और असम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। तो जहाँ जहाँ बिहू है वो तो होगा ही नहीं। बिहू 3 में दिख गया, तो ये तीनों तो कतई नहीं होगा। क्या होगा? ये तीसरा ऑप्शन। ओनम, ओनम कहाँ का है? ओनम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु। उगादी ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, AP, आंध्र प्रदेश, कुछ तेलंगाना में भी। विशु ये केरल और
तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में। चलिए मित्रों, अगला सवाल। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है। जो बनती है वर्ली जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ है मित्रों? यह महाराष्ट्र की स्थानीय जनजाति है, महाराष्ट्र की MH। ठीक है मित्रों, और यह किससे बनाते हैं? ये कला जो बनाते हैं आर्ट, वर्ली आर्ट, ये गाय के गोबर और मिट्टी से बनाया जाता है। ऑप्शन 3, गाय के गोबर और मिट्टी से वर्ली आर्ट बनाया जाता है। अगला सवाल। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा पहले तो किन किन राज्यों से गुजरती है ये जान लीजिए। गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैं पश्चिम से शुरू कर रहा हूँ, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर WB वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। अब है कि इनमें से चुनना है कौन सा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश तो कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती, यानी क्या हो गया? छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ऑप्शन 2 सही हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। ये 8 राज्य हैं, मैंने बता दिया। गुजरात, पश्चिम से शुरू करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यही 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल। अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटॉक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है? मित्रों, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाकई भारत के मध्य में है। ठीक, अब यहाँ से उसे गैंगटॉक जाना है। पहले गैंगटॉक नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यहाँ कहाँ हो गया? ये नॉर्थ ईस्ट। और देखिए, ये अगर मध्य प्रदेश है तो ये इलाका जो है ये नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है पुडुचेरी। पुडुचेरी मुख्यतः तमिलनाडु यानी कि दक्षिण में, ये यहाँ से है, ऐसे है, यानी ये कौन सी दिशा हो गया? साउथ, और इधर हो गया ईस्ट, साउथ ईस्ट। पहला हो गया नॉर्थ ईस्ट, दूसरा हो गया साउथ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब। कहाँ है ये? तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन 3 सही है। अगला सवाल देखते हैं, 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? मित्रों, सबसे छोटा है, कौन सा है? सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है और जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत में आता है। भारत में कौन सा आता है इनमें से? छोटी जलरंक या स्टिंट, लिटिल स्टिंट। ये जो है मित्रों आर्कटिक क्षेत्र, मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्र, जिसमें से कि एशिया और कुछ यूरोप के क्षेत्र से भी 8000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके ये भारत में आते हैं। 8000 किलोमीटर से अधिक की दूरी। ठीक है, तो कौन सा है? छोटी जलरंक स्टिंट। अगला सवाल। मित्रों, ये सेट उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस बार KVS PRT के एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें लीक से हटके क्वेश्चन पूछा गया है और ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगला सवाल है, रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। इटली से भारत की यात्रा की योजना बना रहा है। उसके मित्र ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? और इसमें कुछ तकनीक बताया गया है जिससे कि वह इटली से वो चीज़ भारत में ला सकता है सुरक्षित। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है? निर्वात पैकिंग, यानी कि वैक्यूम पैकिंग। निर्वात पैकिंग में क्या होता है कि किसी चीज़ को पैक करते समय उसमें से भीतर का जो एयर होता है, हवा होता है, वो निकाल दिया जाता है, और उससे क्या होता है कि बिना किसी एयर के संपर्क में वो सुरक्षित रहता है वो चीज़। ठीक है, भीतर का एयर निकाल दिया जाता है पूरी तरह, उसी को तो बोलते हैं वैक्यूम, यानी कि स्थिर कर देता है सारी एयर को बाहर निकाल के, और जो भीतर का सामान होता है वह सुरक्षित रहता है काफ़ी दिनों तक। ठीक है, इसलिए ऑप्शन चौथा हो गया निर्वात पैकिंग। अगला सवाल है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक EVS शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण देगी? दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं सकते, उन्हें कैसे शिक्षा देगी?
आवाज़ में संदेश साझा करके, जी हाँ, जो दिख नहीं सकता उसको तो बोल के ही पढ़ाना होगा ज़्यादा से ज़्यादातर। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ये भी सही है। सहपाठी पीयर के साथ अगर व्याख्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कोई पीयर, तो भी अच्छा बात है। ठोस अनुभवों का उपयोग करना, ठोस अनुभव का उपयोग आप कैसे करेंगे? मोबाइल से पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल से बाहर निकल के थोड़ी पढ़ा देंगे, ऑनलाइन कक्षा है, या फिर कंप्यूटर से थोड़ी बाहर निकल के पढ़ा देंगे। तो यानी क्या हो गया, डी तो सरासर गलत हो गया। तो ए, बी और सी सही है ना, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी सही है। अगला सवाल, है श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरित करना चाहिए। श्रवण बाधित यानी कि जो सुन नहीं सकते, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और इनकी आवश्यकताओं के प्रबंधन के शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। कैसा रूपांतरण? ऑप्शन है, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, विशेष शिक्षक यानी कि जो श्रवण बाधित बच्चों को समझा सके, सही है। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करके, उनके लिए अगर ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन किया जाए तो भी उन्हें अच्छा तरह से मिल सकता है शिक्षा, जो सुन नहीं सकते। उपशीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, वीडियो और पीपीटी उन्हें दिखाएंगे तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो देख तो सकते हैं, तो वीडियो और पीपीटी उनके लिए उपयोगी होगा। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, जो सुन नहीं सकते वो देख सकते हैं, और उनके साथ अगर अधिक दृश्यों का उपयोग करेंगे तो ये उनके लिए अच्छी बात है। तो 77 का 3 यानी कि ए, बी, सी, डी सभी सही है। आगे चलते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेगा। सेवा पूर्व यानी कि इन सर्विस अभी भी है, सर्विस से पूर्व की बात है। शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए क्या करेगा? रचनात्मक आकलन करेगा, यानी कि समय समय पर वो हर समय आकलन करता रहेगा। योगात्मक आकलन करेगा, यानी कि वर्ष के अंत में, या फिर 100 आकलन करेगा, या फिर रचनात्मक और योगात्मक आकलन का उपयोग करेगा। मित्रों, वो खुद के बारे में उसे जानना है, उसके अपने नैतिक मूल्य, देखिए सवाल, अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानना है, तो वो 100 आकलन करेगा, तभी तो उसे अपने मूल्यों और व्यक्तित्व और अभिरुचियों का पता चलेगा। इसीलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर है। अगले सवाल देखते हैं। एक ईवीएस अध्यापक ने अनुकरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना। एक बार फिर से सवाल देखिए मित्रों, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरन विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? चित्र के साथ चार्ट तैयार करके वो अंकुरन विधि नहीं समझ सकता है। बीज को गमले में लगाना, अब बीज गमला में लगेगा और वो निकालेगा, ये भी अंकुरन के लिए गमले में नहीं लगाया जाता है मित्रों, ये आप जानते होंगे। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये सही है मित्रों। वो जब खुद देखेगा सक्रिय रूप से मूंग से अंकुर को निकलते हुए, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा उस चीज़ को। इसीलिए अंकुरन विधि के लिए जब वो खुद से देखेगा, परसीव करेगा अपने आंखों से डायरेक्टली, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। वीडियो क्लिप देख करके वो देख तो लेगा, पर वो उसमें सक्रिय नहीं हो पाएगा, मतलब खुद से कुछ किया, खुद से तो नहीं किया। इसलिए मूंग से अंकुर को निकलते हुए जब देखेगा, खुद से अपने आंखों से परसीव करेगा, हाथों से देखेगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक ईवीएस के अध्यापिका ने कक्षा 3 के छात्रों को अपने छत या खुले क्षेत्र में अन्न के कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनके एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वह उसे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? छात्रों को घर में व्यस्त रखना। व्यस्त रखने के और भी अनेक तरीके हैं, ये तो एक प्रोजेक्ट मेथड दिया गया है कि आप
अन्न को कटोरे में रखो अपने छत के ऊपर और देखो कि कौन कौन से चिड़िया आ रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने के कगार पे हैं। मित्रों, यहाँ क्वेश्चन में कहीं ये नहीं दिया गया है कि वो जो चिड़िया आने वाले हैं वो लुप्त होने वाले के कगार पे हैं, या फिर कोई इंडेंजर्ड है, कोई विलुप्त होने वाला है, ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। देखिए, इस पक्षियों की जातियों के बारे में कहा गया है। अब अन्न रख रहा है तो उनके खान पान की आदत को जानने का तो एक है ही है उद्देश्य, और उसका ऑब्जर्वेशन स्किल भी डेवलप होगा। यानी कि यहाँ सबसे विस्तार से और अच्छा आंसर जो है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा। ऑप्शन चौथा भी देख लेते हैं क्या है। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उसके मन में बैठा। सहानुभूति से क्या होगा कि कोई पक्षी अब विलुप्त होने वाली है, आप सहानुभूति रख रहे हैं। सहानुभूति से अच्छा परानुभूति होता है, ठीक है, एम्पैथी। अगला सवाल, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है मित्रों। जैसे कि अब फसल काटने के ही कई सारे फसल ये हैं, पर्व हैं, जैसे कि ओणम, पोंगल, ये बिहू, तो ये सब क्या है, फसल काटने पे ही मनाए जाने वाले ये सब उत्सव हैं। तो अलग अलग नाम तो है, लेकिन इनका क्या, उत्सव का एक ही तो मोटिव होता है कि फसल कटने के बाद इनको मनाया जाता है। अब शिक्षक जो है इसका उपयोग क्यों कर रही है, कौन सी संकल्पना का विचार विमर्श के लिए कौन सी संकल्पना का उपयोग किया जा रहा है। हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य हो सकता है, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, ये भी हो सकता है, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, ये तो उससे भी अच्छा है, उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं, गलत तो नहीं कहा जा सकता। मित्रों, इस क्वेश्चन को सीटेट ने जो भी कोई भी ऑप्शन लगाया है सभी को सही किया गया है, क्योंकि अब उन्होंने आंसर ही ऐसा सेट किया था ऑप्शन, इसीलिए जो भी उत्तर जो भी लगाया है उन सारों का सही हुआ है, ठीक है। तो इसमें किसी को ना तो मैं गलत कहूँगा ना ही सही, इसमें सभी सही है, जो भी लगाया है सबको नंबर मिला है। अगला देखते हैं, अगला सवाल, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी, उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी। भोजन संरक्षण की तकनीक का शिक्षण दे रही है। अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। चार्ट बनाकर उपयोग करने से भोजन संरक्षण की तकनीक का कैसे विकास हो सकता है। भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। अच्छा, तो अब शिक्षक अपने घर से थोड़ी खाना ले जाके वो दिखाएगा कि कैसे इसे संरक्षित करना, ये तो कतई बिल्कुल गलत है। विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। चलिए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। अड़ोस पड़ोस, अगला ऑप्शन है, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। इस क्रियाकलाप में बच्चा सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेगा। एक तो वो क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं, का आयोजन कर रहे हैं, और घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी अवलोकन कर रहे हैं खुद। तो इसमें क्या होगा, ये सबसे अच्छा उत्तम युक्ति होगा भोजन संरक्षण की तकनीकी को बच्चों में संप्रेषण करने के लिए, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन, घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तो अगला सवाल देखते हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो KBS PRT के कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो पेडागोजी दिया गया वो सेक्शन भी, और साथ ही साथ जो टेक्सचुअल क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी सभी लीक से हट कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं सीटेट में वो पहले जैसे नहीं रह गए कि यहाँ फिक्स पैटर्न, कि यहाँ कर्णम मल्लेश्वरी या फिर मधुबनी पेंटिंग या फिर हाथी बाघ मैना उल्लू, इन सब से अभी सवाल नहीं आ रहे हैं, अब सवाल हट के आ रहे हैं। तो सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। एक EVS, अगला सवाल है, अच्छा,
अगला सवाल है, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ दो फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है? फुलवारी। इसमें फुलवारी पढ़ा रही है भारत का मानचित्र। जी हाँ, इसका उपयोग कर सकती है। मधुबनी चित्रकला बिहार को दिखाकर भारत के मानचित्र में, और इसमें फूलों को भी प्रदर्शित किया जाता है इस चित्रकला में। विभिन्न स्थानीय फूल, जी हाँ बिल्कुल, और कार्यपत्रक यानी वर्कशीट, इन सभी का उपयोग करके जो है उनका उपयोग कर सकती है इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करना है, तो इनमें से कौन सी विधि सबसे प्रभावकारी होगी? इनमें से क्या वाद विवाद करवाना? वाद विवाद करवाने से क्या बच्चों में संवेदनशीलता आ जाएगा कि हाँ अनाधिकार शिकार यानी इलीगल जो शिकार किया जाता है, ये तो नहीं होगा, वाद विवाद से नहीं आ सकता। पोस्टर प्रस्तुति, पोस्टर प्रस्तुत करके क्या आप किसी बच्चे में संवेदनशीलता ला सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। नारे लिखना, ये तो कतई नहीं हो सकता। समाचार पत्रों की क्लिपिंग दिखाना, तो समाचार पत्रों की क्लिपिंग में अब समाचार पत्रों की क्लिपिंग में क्या होता है कि कैसे जानवरों को मारा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि मगरमच्छ को मारा जा रहा है उसके खाल के लिए, या फिर गेंडे को मारा जा रहा है उसके सींग के लिए, तो ये भी दिखाया जा सकता है किस तरह से उनको मारा जाए, किस चीज़ों के लिए मारा जाए। और ये भी लिखा भी जा सकता है, समाचार पत्रों में ये लिखा भी हो सकता है कि इससे उनकी संख्या घट रही है, पर्यावरण पर किस तरह का दुरुपयोग हो, पर्यावरण पर किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, उनमें संवेदनशीलता वाकई आएगी। एक देख भी सकेंगे वो क्लिपिंग में और पढ़ भी सकेंगे, और उसके बाद वो बात विवाद करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो, समाचार पत्रों की क्लिपिंग दिखाना। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि, इससे क्या तात्पर्य है कि कोई विशेष कार्य जो है पुरुष ही कर सकते हैं, महिला नहीं, या फिर कोई विशेष कार्य महिला ही कर सकती है, पुरुष नहीं। तो ये रूढ़िवादी छवि होता है व्यवसाय का, और इसमें संवेदनशील करना है छात्रों को। तो क्या सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है किसका? सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र इसमें नहीं होगा मित्रों, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो हम अपने समाज में देखते हैं। रेडियो सुनकर भी ये नहीं हो सकता। इसका क्या होगा? नुक्कड़ नाटक, क्योंकि देखकर, नुक्कड़ नाटक जो है वो देख के गलियों में, मोहल्ले में, कहीं भी अगर नुक्कड़ नाटक देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्रिय होकर के खुद को रख पाएंगे उस स्थान पर और समझ पाएंगे। इससे क्या होगा? उनमें संवेदनशीलता की भावना आएगी। ठीक है, सामाजिक मीडिया भी नहीं होगा, नुक्कड़ नाटक इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। किस पर पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए? इसका उत्तर देखिए मित्रों, पहले पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम, सब में एक ही चीज़ है, पर्यावरण अधिगम, पर्यावरण अधिगम, पर्यावरण अधिगम। इसमें क्या हो सकता है? पर्यावरण के साथ ये, इसमें देखिए इसका उत्तर जो है आप ऑप्शन देखकर कर सकते थे। किस ऑप्शन में ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है चीज़ों को? के साथ के लिए से क्या आता है? से तो एकदम ही ये भी देखिए, दूसरे नंबर ऑप्शन में चीज़ों को कितना सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। क्यों? अब इसको रख के देखिए आप एक बार, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, इसमें अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया गया है, इसलिए यही उत्तर सही होगा। ठीक है मित्रों, आपने वो लोकतंत्र का, वो अब्राहम लिंकन का तो वो सुना ही होगा, जिसमें वो कहते हैं लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा,
तो उसमें उसमें भी यही चीज़ है कि जनता के माध्यम से, जनता के द्वारा, इसमें भी वही चीज़ पूछा गया है एक्चुअली। अगला सवाल है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि ये पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहते हैं? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। जी हाँ, ये देखा जा सकता है कि वो जब प्रोजेक्ट मेथड दे ही दिया गया है कि अब देखो कि कब तक फूल बाहर निकल रहे हैं और किस में फूल नहीं निकला है तो कब तक निकलेंगे। छात्रों में जिज्ञासुता, इससे जी हाँ, इससे जिज्ञासा उनमें पनपेगी। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे, अब प्राकृतिक सौंदर्य के ही अजूबे देखना है तो कोई और भी चीज़ तो हो सकता है। ये प्रोजेक्ट मेथड दे करके उनकी थोड़ी बोला जाएगा। फूल को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। अब आनंद लेने के लिए कोई प्ले करवा देंगे, क्या जरूरत है ये करने का? तो यानी क्या होगा, ए और बी ऑप्शन, केवल ए और बी ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 ए और बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, 88 नंबर। ट्रैफिक स्थल या चौराहे। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इंजन जो है बहुत लोग बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की, वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती हैं? वायु और ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ, जब बंद नहीं करते हैं तो धुआं तो निकल ही रहा है, इंजन चल रहा है। अनवीनीकरण संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। जी हाँ, ये भी समझा रही है कि कैसे जो चीज़, पेट्रोल तो एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, तो उसका समझदारी से कैसे उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। जी हाँ, ये भी दिखाया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। जहाँ वो आगे बढ़ नहीं रहा है वहाँ इंजन बंद कर देना चाहिए उसे। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। जी हाँ, ये भी दिखाया जा रहा है। अगर उठा दे कदम तो फिर किसी की ये है कि वो ट्रैफिक में भी इंजन चला के रख सकेगा, चालान कट जाएगा फिर अगर नियम बन जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, यानी कि ABCD सभी सही है। अगला सवाल, एक शिक्षक अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वह अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकती है। उस चर्चा का उद्देश्य है, इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना है। तो ये गलत दिया हुआ है हिंदी, रचनात्मकता नहीं रचनात्मकता होगा। इंग्लिश में फिर सही है, क्रिएटिविटी। ठीक है, इसीलिए हम इसको सही मान रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में यहाँ देखिए, टू इन्हेंस टू स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता। यहाँ इंग्लिश में सही दिया हुआ है, हिंदी में, और हिंदी इंग्लिश जहाँ भी टकराव होगा तो इंग्लिश को ही सही माना जाएगा, तो पहला सही है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। जी हाँ, ये भी सही है कि कैसे स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके वो अपने कला और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, जब वो स्थानीय वस्तु से ही अपने घरों को सूचित करेंगे तो विक्रेता को भी फायदा होगा। यह साझा करना कि यह वस्तु सस्ती होती है। यह मित्रों, स्थानीय वस्तुएं सस्ती होती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता, तो इसका क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, ABCD सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकती है? तो गुणात्मक आंकड़े को जो है पेपर पेंसिल परीक्षण कतई नहीं, कार्यपत्रक ये भी नहीं, कर्म निर्धारण रेटिंग इसके लिए भी। दृष्टांत अभिलेख जो है ये गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकते हैं। दृष्टांत अभिलेख का ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब ही होता है मित्रों कि ये डिस्क्रिप्टिव, किसी भी चीज़ को विस्तार से, पूरे विस्तार से जब प्लान किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, हर चरण में उसका इवेल्युएशन किया जाता है, वही एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। यह एक विस्तृत रिकॉर्ड होता है मित्रों, तो यह सबसे उपयुक्त आंसर है, इसलिए यह सही हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, यहीं तक था ये वीडियो। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ KVS PRT एग्ज़ाम के छात्रों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।